हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। जो पार्लियामेंट होता है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो है क्या, उसमें क्या क्या होता है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एंड अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। और ये प्रीलिम्स में बहुत इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत करेंगे, क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत बुक है दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट फॉर सेविंग योर टाइम आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स व्हाट्स रिटन इन एम लक्ष्मीकांत बुक। सो इफ यू डोंट हैव, आपके पास अगर यह किताब नहीं है तो आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, इट इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, और इधर आपके आसपास में कोई शॉप होगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पास वो बुक रखे रहें, ताकि जो भी एक्सप्लेनेशन हो आप वहां पे अपने बुक में ही नोट्स बना सकें। तो जो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हम हिंदी में बोलते हैं संसद भवन। ओके, ये एक भवन है जहाँ पे फॉलोइंग, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारे काम होते हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। So the parliament, संसद भवन, okay, is the legislative organ. Legislative organ. अब legislative क्या होता है? What is legislative? So legislative is directly related to law. Okay, this is directly related to law. हम लोगों ने सुना होगा कि 3 ऑर्गन होता है। एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, एंड देन अनदर इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, देन द जुडिशियरी ऑर्गन। सो द लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, वो होता है जो लॉ बनाता है। ठीक है, तो जो लॉ बनाता है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जो उसको एग्जीक्यूट करता है, जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो उसको सोसाइटी में गवर्न करता है कि वो लॉ अच्छे से चल रहा है कि नहीं, दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और अगर कोई बायस हो रहा है, या कहीं अनफेयरनेस हो रही है, या कहीं पे न्याय नहीं हो रहा है, हिंदी में बोले तो वो जुडिशरी ऑर्गन देखता है कि भाई सारा लोगों को इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं। ठीक है, अब ठीक है, अब पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो लॉ है किस लेवल के बनते हैं? क्या वो एक गांव के ही लेवल के बनते हैं, या वो एक सिटी टाउन के लेवल के बनते हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले के लेवल पे बनते हैं, या कि वो स्टेट के लेवल पे बनते हैं? पर जो पार्लियामेंट में है वो यूनियन गवर्नमेंट का है, तो इसमें सेंट्रल लेवल के लॉ बनते हैं। तो जो सेंट्रल लेवल के लॉ होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लॉ, जो कि ऑल इंडिया में फॉलो हो सकते हैं, ऑल ओवर द कंट्री में फॉलो हो सकते हैं। हम इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होते हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, पार्लियामेंट। ओके, it occupies preeminent and central position in Indian democratic political system due to adoption of parliamentary form of government, also known as Westminster model of government। ये आप नोट कर लीजिए कि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, कहाँ का? यूनियन गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि लॉ सेंट्रल लेवल में बनते हैं, है ना। और ये है सेंट्रल पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल पोजीशन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में होल्ड करता है ना। क्योंकि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। और भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्री है, वहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मे बी और मे नॉट बी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। सो योर आंसर शुड बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। वेस्टमिनिस्टर फॉर्म नहीं बोल देना है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब जैसे कि पता होगा कि हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन जो भी चलता है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल्स यहाँ रूल फॉलो होता है। तो पार्लियामेंट में जो भी रूल फॉलो होगा, ओके, इन द पार्लियामेंट व्हाटएवर द रूल,
is followed by the government and the citizen of India. So that is contained in Article 79 to 122. This is very important. You should note down this point कि आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122, 79, 80, 81, 82 अप टू 122 सिर्फ पार्लियामेंट से ही रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड इन द पार्ट 5th, ओके, दिस इज द रोमन नंबर 5th. तो पार्ट 5th जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में ही लिखा हुआ है. ठीक है. और क्या क्या लिखा है कि पार्लियामेंट कैसे ऑर्गेनाइज होगा. ओके, जब हम लोग कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक अगर स्कूल रहता है तो स्कूल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल है, वहाँ पे एक मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन रहता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे वर्कर रहते हैं, वहाँ पे क्लीनर्स रहते हैं, है ना. तो वैसे ही जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कितने लेवल्स में लोग रहेंगे जो कि क्या क्या काम करेंगे. ओके, उनका कंपोजिशन कैसा रहेगा, उनका ड्यूरेशन कैसा रहेगा. ड्यूरेशन इन द सेंस वो कितने, क्या वो कितने दिन तक वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है. उसमें कितने ऑफिसर्स होंगे, वहाँ लॉ बनाने का या फिर उनके रिक्रूटमेंट का, उनके रिटायरमेंट का, उनके रिमूवल का क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, उनकी प्रिविलेजेस क्या क्या होंगी, उनके पावर और बहुत सारी चीज हम देखेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. अब भैया कि एक कोई भवन बना है और वहां पे हम लोगों को कुछ ऑर्गेनाइज करना है, लाइक एक उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहना चाहिए वो भवन. क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तब तक, बिकॉज दिस इज अ वेरी इनिशियल एंड अ वेरी important part, that is organization. So under the constitution the parliament of India consists of 3 parts. Okay, तो जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो 3 पार्ट कंसिस्ट करता है. ओके, फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति. देन द काउंसिल ऑफ स्टेट. ओके, स्टेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, राज्य. ओके, सो द काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड राज्यसभा. ओके, स्टेट को राज्य बोलते हैं. एंड हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, पीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोक. ओके, सो हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड लोकसभा. और ये कब हुआ था, कब इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, that is in 1954. Okay, you should note this, that is in 1954. because सबको ये पता चल जाता है लास्ट तक आते आते कि पार्लियामेंट में भाई 3 लेवल तो होते ही हैं, एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा एंड देन एक लोकसभा. पर ये फॉर्म कब हुआ था, दैट्स द मेन पॉइंट इन द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो 1954 में ये फॉर्म हुआ था. The Hindi name Rajya Sabha and Lok Sabha were adopted by the Council of States and the House of People respectively. जैसा कि मैंने बताया कि state मतलब होता है राज्य and the people is called Lok, so Rajya Sabha and Lok Sabha. It is easy to remember for you guys. Okay. Now the Rajya Sabha is upper house, the second chamber or house of elders. ठीक है, देखो हम राज्यसभा बिल्कुल सुने हैं नाम, काउंसिल ऑफ स्टेट भी सुने हैं. ठीक है, ये अपर हाउस है, समवॉट वी नो और वी विल नो अबाउट इट. ओके, बट इसको सेकेंड चैम्बर बोलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं. ओके, सो ये जो हाउस ऑफ एल्डर्स है दैट शुड बी नोटेड from your prelims point of view. Maybe आएगा, maybe नहीं आएगा, but this is a unique thing, so I want you to note this is also called House of Elders. And the Lok Sabha is lower house, first chamber or popular house. Okay, so Lok Sabha का नाम popular house भी है, you should note this. Okay, राज्य सभा का क्या नाम है, एक House of Elders, and then Lok Sabha का नाम है popular house.
The former represent the state and union territories of Indian Union. The latter represents the people of India as a whole. ठीक है. राज्यसभा में क्या होता है? State, because राज्य means state, and लोकसभा जो होता है वहां पे पूरा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, all the people of India, okay, all the people of India, that is included in the Lok Sabha, okay. And in the Rajya Sabha, what I was telling about, जो राज्यसभा होता है वहां पे स्टेट भी रहता है और यूनियन टेरिटरीज भी होते हैं. ठीक है. अब यूनियन टेरिटरीज, यू नो, वी हैव 7 यूनियन टेरिटरीज. Okay, so state and union territories are not the same. Actually, regulations are not the same, but some area we called states, but the other 7 areas which of our country, जो कि हमारे कंट्री का हिस्सा है, उसको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बाद सिर्फ राज्यसभा में ही होता है. ठीक है. और जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, वो कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं. ठीक है. हाउस इन द सेंस, न ही राज्यसभा के मेंबर हैं वो, न ही लोकसभा के मेंबर हैं. एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड मीटिंग्स. ठीक है. जो भी मीटिंग होती है, जो भी डिस्कशन होता है फॉलोइंग लॉ को लेके, फॉलोइंग मुद्दे को लेके, फॉलोइंग मुद्दा जो भी कंट्री में चल रहा है ना, उसको लेके जो भी डिस्कशन होता है वहां पे प्रेसिडेंट नहीं बैठेंगे. ठीक है. वहां पे प्रेसिडेंट नहीं बैठेंगे पार्लियामेंट की मीटिंग्स में, है ना. लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज this is because a bill passed by both the houses of parliament cannot become a law without the president's assent. ठीक है. जो बिल होता है, पहले जो इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड अ बिल. जब वो तीनों चैम्बर से, ओके, द लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट, सारों के पास से जब वो बाहर निकलता है, देन वो लॉ बन के कंट्री में आता है. फिर उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे इम्प्लीमेंट दैट लॉज. ठीक है. तो जो तो जो ये बिल जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब पास होएगा, उसके बाद अगर इसे प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो लॉ नहीं बन सकता. इसलिए प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये मीटिंग में नहीं बैठते हैं. ओके. He also performs certain functions related to proceedings of parliament. ठीक है. कि कैसे होने वाला है जो भी प्रोसीडिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल, ही समन्स एंड प्रोड्यूस बोथ द हाउसेस. ठीक है. वो क्या करते हैं? बुलाते हैं. ओके. समन्स मतलब बुलाना. ओके. समन्स इज द बुलाना एंड प्रोड्यूस इज द टालना और द पोस्टपोन करना. ठीक है. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोगों को बुलाते हैं कि भैया आ जाना, इनवाइट करते हैं, नॉट लोगों को, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको इनवाइट करते हैं. और वो पोस्टपोन भी करते हैं. कई बार कुछ इमरजेंसी हो जाती है या समथिंग हैपेंस, सो द प्रेसिडेंट पोस्टपोन्स द मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस. ठीक है. सॉल्व द लोकसभा एड्रेसेस बोथ द हाउसेस. ठीक है. वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं. ठीक है. इश्यूज ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन एंड सो ऑन. ठीक है. अब यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये हम देखेंगे. तो जो ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अ लॉ. ओके. इज अ रूल और लॉ जो कि इमरजेंसी में लगता है और इसको प्रेसिडेंट लगाते हैं. ठीक है. जैसे कि कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई या फिर कहीं पे बहुत दंगे हो रहे हैं तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लगा देता है. और जो ऑर्डिनेंस होता है वो तभी लगता है जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है. ठीक है. वो ये अचानक से लगता है. और ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लगाता है, एज प्रेसिडेंट इज वेरी इंटीग्रल पार्ट, ही इज वेरी पावरफुल. तो जो ये ऑर्डिनेंस होता है, ये जो पार्लियामेंट में एक्ट बनता है ना, उसके इक्वल होता है. लाइक इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश पैटर्न है, अमेरिकन पैटर्न है, वो कैसा कैसा है, हम लोगों ने कौन सा अडॉप्ट किया. विल सी दैट. In this respect, the farmers of Indian Constitution relied
ऑन ब्रिटिश पैटर्न रेदर देन द अमेरिकन पैटर्न, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं वो क्या किए कि ब्रिटिश पैटर्न जो है उसको अडॉप्ट किए। ओके, मैंने बताया कि हमारे जो पार्लियामेंट है ना, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रेसिडेंट का, देन राज्यसभा, देन लोकसभा, वैसे ही हर कंट्री में, ठीक है, हर कंट्री में अलग अलग टाइप का रहता है। तो एक ब्रिटिश का देखते हैं और एक अमेरिकन पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटेन में है, जो पार्लियामेंट है, वो कंसिस्ट ऑफ द क्राउन, ठीक है। क्राउन मतलब किंग और क्वीन, ठीक है, ये समझ लो हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ के, ठीक है। क्राउन जो होता है वो किंग और क्वीन होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। द हाउसेस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स मतलब भगवान, है ना। तो हमारा समझ लो यहाँ पे राज्यसभा होती है ना। तो ये अपर हाउस होता है। एंड हाउसेस ऑफ कॉमन्स विच वी कॉल हाउस ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है, दिस इज अ लोअर हाउस, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन यूएसए। द लेजिस्लेचर विच इज नोन एज कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ द सीनेट, अपर हाउस, एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. The parliamentary form of government emphasis on interdependence between legislative and executive organs. Hence, we have president in parliament, like crown in parliament in Britain. जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि ब्रिटेन में crown होते हैं, we have the president. Okay, the presidential form of government, in other hand, raise stress on separation of legislative and executive organs. Hence, American president is not regarded as constituent पार्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, वो उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, रेदर देन वहां पे प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो किया, ठीक है। ब्रिटिश पैटर्न में क्राउन जो है वो प्रेसिडेंट के इक्वल होता है, हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा, और हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोकसभा। तो हम लोगों ने ये पैटर्न को फॉलो किया। फिर उसके बाद होता है कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। जैसे कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट के बाद दो हाउस होती हैं, एक है राज्यसभा, दूसरी होती है लोकसभा। तो हम बोलेंगे कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिया है 250, ठीक है। जब तक एक नया अमेंडमेंट नहीं आएगा, अमेंडमेंट मतलब होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ बने हैं या जो आर्टिकल है उसमें कुछ चेंजेस लाना, ठीक है। जब तक नया अमेंडमेंट नहीं बनेगा तब तक हम ये मान के चलेंगे कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है। मैक्सिमम 250 हो सकती है, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो उसमें जो 238 लोग हैं, ठीक है, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट जी हैं, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, वो 12 लोगों को राज्यसभा के मेंबर के रूप में नॉमिनेट करते हैं। ही नॉमिनेट्स, ओके। इलेक्शन नहीं होता है इन लोगों का, बस प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 members, out of which 229 members represent the state and 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president. अभी जैसा कि मैंने बताया 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, तो अभी 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें जो 229 मेंबर हैं वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, 4 मेंबर जो है यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 12 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। दिस इज द करंट सिचुएशन, ओके, दिस इज द करंट सिचुएशन what is following in our parliament of India. ओके, अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब पार्लियामेंट में
जो स्टेट के लोग हैं, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिस दैट, जितने भी स्टेट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है राज्यसभा में, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्ट लेके देखिए, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक ऑल्सो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So the representatives of state in Rajya Sabha are elected by the members of state legislative assemblies. Okay, तो जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल में होती है, वैसे ही स्टेट लेवल में विधानसभा होती है। जैसे कि देखा होगा लाइक उत्तर प्रदेश विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, है ना। तो ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, तो वो होता है। तो वहां के जो मेंबर होते हैं, कौन मेंबर होते हैं वहां के विधायक होते हैं, ठीक है। जो विधायक होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है। तो जो स्टेट के मेंबर है, जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, वो जितने भी सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को जो अलॉट की गई हैं, वहां पे कौन कौन मेंबर होगा उसका वोट एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पीपल्स करेंगे। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote, ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल सी दिस इन डिटेल ऑब्वियसली, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कैसे अलॉट होती है, देखो जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो सीट होंगी राज्यसभा में, किस स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी, हाउ दैट कैन बी डिसाइडेड, सो दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। जो भी पॉपुलेशन होगा वो स्टेट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स उतने नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में होंगी, ठीक है। तो सीट्स जो होती हैं स्टेट वाइज, जैसे कि हम देखते हैं लाइक आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट में, वहां पे 11 सीट है, ठीक है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन वैसे ही होगी, है ना। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत छोटा स्टेट है, तो वहां पे एक ही सीट है राज्यसभा की। असम 7, बिहार 16, छत्तीसगढ़ 5, गोवा 1, गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है, सो वहां पे 1 ही सीट है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहां पे 31 सीट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आप सीट, आपने गूगल में सर्च करना नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा स्टेट वाइज, सो आपको दिखा देगा कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो जितनी बड़ी स्टेट, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतनी ज्यादा सीट होंगी राज्यसभा में, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी, ठीक है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो राज्यसभा में हम लोगों ने देखा कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैसे हो गया भाई, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, दे वोट द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑफ देयर पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, यहाँ पे लिखा द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इसके मेंबर कौन होते हैं, तो इसके मेंबर होते हैं, ये जनरली प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है, जिसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के मेंबर जो कि इलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा,
एंड द थर्ड इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी हो सकते हैं। इन तीनों मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के, यूनियन टेरिटरी के। और यहाँ पे सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी कंसिडर होती है, एक दिल्ली, सेकेंड इज पुडुचेरी एंड द थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनके पॉपुलेशन इतनी कम है और पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा में सीटें अलॉट होती हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहां पे सीटें अलॉट ही नहीं की गई बाकी यूनियन टेरिटरीज को। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं? 12 मेंबर्स, वेयर इन राज्यसभा, ठीक है। From the people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science, social service. The rationale behind the principle of nomination is to provide eminent persons a place in Rajya Sabha with going through process of election. It should be noted here that American Senate has no nominated members. ठीक है, ये एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए। अमेरिकन सीनेट हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है, जिसको आर्ट अच्छा आता है, लाइक आर्ट में अच्छा है, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस में अच्छा है, उन लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर देती है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीट्स फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा के लिए 552 सीट्स फिक्स्ड की हैं। इसमें 530 जो है मेंबर्स आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, 20 members are to be the representatives of union territories। तो 20 members जो रहेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। और जो 2 मेंबर रहेंगे, अकॉर्डिंग टू योर बुक, 2 मेंबर जो रहेंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये वाला जो है ये बुक में ज़रूर लिखा हुआ है, बिकॉज बुक जब प्रिंट हुई उसके बाद एक नया अमेंडमेंट बना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें ये वाला जो प्रोविजन है इसे हटा दिया गया है। सो दिस इज बीन रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बाय अमेंडमेंट एक्ट which has came in January 2020. The Anglo-Indian reserved seats in Parliament and State Legislature of India were discontinued by 126th Constitutional Amendment Bill of 2019. Okay, कौन से बिल में हुआ है? 126 Constitution Amendment Bill of 2019. When enacted as 104th Constitutional Amendment Act 2019, ठीक है। तो ये बिल है 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 126, और एक्ट जो है वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब का है? इट इज ऑफ 2019। ओके, सो ये वाला अभी हटा दिया गया है। At present, Lok Sabha has 545 members, out of which 430 members are to be represent states, और 13 members represent the union territories, और 2 जो है एंग्लो इंडियन मेंबर हैं। ये आपकी बुक में ज़रूर लिखा है, लेटेस्ट एडिशन में लिखा है, लेकिन जब बुक छपी तब अमेंडमेंट नहीं आया था, 126 अमेंडमेंट बिल नहीं आया था और 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, इसलिए इसे हटा दिया गया है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। The representatives of state in Lok Sabha are directly elected by people from the territorial constituency in the state। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है। सो दिस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी मीन्स चुनाव क्षेत्र। हमारा हर एक स्टेट जो कि इंडिया में है वो उसमें एक चुनाव क्षेत्र होता है, बहुत सारे चुनाव क्षेत्र होते हैं, या फिर आप उसे बोल सकते हो निर्वाचन क्षेत्र, है ना। तो वो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है।
तो जो भी एक मेंबर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है, ऐसे ही करके हर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी जो अलग अलग स्टेट में होती है, वहां से एक एक मेंबर जाता है और लोकसभा की सीट में जाके बैठ जाता है। और इसे कौन इलेक्ट करता है? इसे हम जो नॉर्मल पीपल हैं वो ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है। The election is based on the principle of universal adder franchise। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज क्या होता है? Every Indian citizen who is above 18 years of age and who is not disqualified under the provisions of constitution or any law is eligible to vote at such election. The voting age was reduced from 21 to 18 years by 61st Constitutional Amendment Act 1988। ठीक है, तो जो हमको नॉर्मली पता है कि हम लोग जो है 18 इयर्स के बाद से हम वोट कर सकते हैं। तो ये जो 18 इयर्स का जो रूल आया है कि 18 ईयर के बाद से कर सकते हैं, ये इस अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले था 21 इयर्स, यानी कि हम जब 21 इयर्स के होंगे तभी हम वोट डाल सकते हैं। लेकिन बाद में आया कि हम 18 इयर्स के बाद भी वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, until and unless we are not disqualified under the provisions of the constitution। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये एक इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, मान लो कि ये इतने स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स में एक एक यूनियन हर स्टेट में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है। मतलब हर स्टेट में चुनाव क्षेत्र हैं, अलग अलग चुनाव क्षेत्र होते हैं। लाइक यूपी में चुनाव क्षेत्र जितने भी होंगे वो अलग होंगे, छत्तीसगढ़ में अलग होंगे, मध्य प्रदेश में अलग होंगे, बिहार में अलग होंगे, कर्नाटका में अलग होंगे, तेलंगाना में अलग होंगे। तो जितनी भी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है स्टेट में, वहां पे सब एक एक रिप्रेजेंटेटिव हर पार्टी के खड़े होंगे और जो भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जीत जाएंगे वो जाके लोकसभा की सीट में बैठ जाएंगे। और उन्हें कौन वोट करेगा? हम नॉर्मल जो हम पब्लिक हैं, सिटीजन हैं इंडिया के, वही इनको वोट करेंगे। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब उसके बाद है the constitution has empowered the parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of union territories in lok sabha accordingly। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, लाइक फोकस करने की जरूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें अगर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको एम्पावर किया है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इन लोकसभा, तो वो आप लिखेंगे कि वो पार्लियामेंट को एम्पावर किया है to prescribe the manner of choosing the representatives of union territories in Lok Sabha। Accordingly, the Parliament has enacted the Union Territories Direct Election to the House of People Act 1965, by which the members of Lok Sabha from the Union Territories are also chosen by direct election। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज है इन लोकसभा, कहाँ पे? लोकसभा में किसकी रिप्रेजेंटेशन? यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन। उसकी पावर जो है काहे की मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा, है ना, कि कैसे चूज करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और द सम अदर वे। ठीक है, तो उसका पावर पार्लियामेंट के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और फिर पार्लियामेंट ने, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी। अब उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला जिसका नाम होता है डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। कब निकाला? 1965। ओके, ये नोट कर लीजिए। 1965 में डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट आया, बाय विच द मेंबर्स ऑफ लोक सभा from the union territories are also chosen by direct election as same as जैसे स्टेट का इलेक्शन होता है। अब देखिए आपकी बुक में लिखा है nominated members। The president can nominate 2 members from Anglo-Indian community
if the community is not adequately represented in Lok Sabha. Originally, this provision was to operate till 1960 but has been extended till 2020 by 95th Amendment Act 2009. तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि ये वाला जो है अभी जनवरी 2020 में हट चुका है, ठीक है। तो इसे 1960 के बाद जनवरी 2020 तक के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो इसलिए ये जनवरी 2020 में हट चुका है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो ये याद रखना, 1960 के बाद 2020 में 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के द्वारा एक्सटेंड किया गया था। ओके, दिस इज 2009, बट जनवरी 2020 में इसको हटा दिया गया अकॉर्डिंग टू 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो ये याद रख लेना, 2009 एंड 2019 का बात। अब उसके बाद है सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। The various aspects related to system of election to the Lok Sabha are as follows. Territorial constituencies. For the purpose of holding direct election to the Lok Sabha, each state is divided to territorial constituency. In this respect, the constitution makes the following two provisions. ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक स्टेट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जैसे मान लो एक आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो हर एक, जैसे ये है हो गया स्टेट्स, 4 स्टेट्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी होंगी। तो ये जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये वाले स्टेट के अंदर 8 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, पर बाकी स्टेट में डिफरेंट नंबर्स ऑफ हो सकती, मान लो इसमें 4 ही टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है। तो ऐसा ही टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी होता है। क्यों करते हैं इसको? ताकि इलेक्शन में आसानी हो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ इस कंस्टिट्यूएंसी में कितने पीपल हैं, इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में कितने पीपल हैं वोट डालने के लिए, उस हिसाब से हम वोट का अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन लोगों को। तो इसलिए हर स्टेट को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है। Each state is allotted a number of seats in Lok Sabha in such a manner that the ratio between that number and its population is same for all states. This provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. तो यहाँ पे कैच है, ठीक है, क्या होता है कि जो स्टेट का जो पॉपुलेशन है और स्टेट की नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सेम रेशियो में है। मान लो कि पॉपुलेशन स्टेट का है 20, एक स्टेट का है 20, दूसरे स्टेट का है 30, अप्रोक्सीमेटली ये वाले स्टेट को बहुत कम सीट मिलेंगी लोकसभा में कंपैरेटिवली ये वाले स्टेट से, ठीक है। तो जो कम पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा उसको कम सीट अलॉट होंगी लोकसभा में, लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट का तो उसको ज़्यादा सीट लोकसभा में अलॉट होंगी। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये कहाँ नहीं अप्लाई होता है? जहाँ पे 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है तो फिर ये प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं होगा। Each state is divided into territorial constituencies in such a manner that ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है वो स्टेट के अंदर की बात है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या था कि लोकसभा में कैसी सीट्स अलॉट हो रही हैं, ठीक है,
लोकसभा में स्टेट की कैसी सीट अलॉट हो रही हैं, लोकसभा प्लस स्टेट था, यहाँ पे लोकसभा प्लस स्टेट की जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, स्टेट का जो चुनाव क्षेत्र है, ठीक है, each state is divided into territorial constituency in such a manner that ratio between the population of each constituency and number of seats allotted to it is the same throughout the state. In brief, the constitution ensures that there is uniformly representation in two respects between the different state and between the different constituencies in the same state. मान लो जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, एक स्टेट में मान लो अगर 7 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, हर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिफरेंट पॉपुलेशन है, तो जिसमें ज़्यादा होंगी उनकी नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी, जिसमें कम होगा उसमें नंबर ऑफ सीट्स कम होगा. The expression population means the population as ascertained at the preceding census of which the relevant figures have been published. ठीक है, तो ये preceding census के द्वारा जो भी population आएगी जो कि सरकार सेंसस करती है उसी के द्वारा यहाँ पे पब्लिश होगा.